हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12th का बहुत शानदार चैप्टर न्यूक्लियाई, उसका एक तरफा टॉपिक आ गया है रेडियो एक्टिविटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको चांस देता है, जो आपको एक बहुत ही प्यारा मौका देता है इस चैप्टर के ऊपर अपनी ग्रिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय लगाए पहले आपको लेकर के आते हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रॉपर डेफिनेशन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था और क्या क्या लॉजिक उसके साथ अटैच्ड है, उन सब चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे ना आपको दरअसल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? बेसिक डेफिनेशन। लेकिन पूरा एग्जैक्टली रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, वो दरअसल प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, वो भी ऐसे वैसे न्यूक्लियस की नहीं होती है, हैवी न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, तो मैं वो पूरी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो एक बार आपके सामने यहां एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कहानी जो है वो आपके लिए आसान रहे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर मैंने कभी ए लिखा है तो ए इज बेसिकली द मास नंबर। ए क्या होता है बेटा? ए इज बेसिकली द मास नंबर। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का समेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का समेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये होता है बेटा मास नंबर। ठीक है, अच्छा वैसे ही दे समथिंग कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करें इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा। तो इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन्स जिनके पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स जिनके पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इसके पास क्या होंगे? इसके पास होंगे फिर न्यूट्रॉन्स। इसके पास इसके अलावा क्या होंगे? इसके अलावा इसके पास मौजूद होंगे बेटा क्या? न्यूट्रॉन्स जिनके पास चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एंटिटी। ठीक है, ऐसे इनके पास बहुत सारे न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करना, यहां पे जो मेन मैटर ऑफ कंसर्न होगा ना, वो होगा स्वयं प्रोटॉन। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है पॉजिटिव का और दो पॉजिटिव एंटिटीज के बीच में होता है बेटा बहुत शानदार रिपल्शन। ठीक है, जब रिपल्शन होगा ना तो पता है क्या होगा? जब रिपल्शन होगा तो ये सारे जो पार्टिकल्स है, जो बेसिकली प्रोटॉन्स है, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब दूर भागेंगे ना तो जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, उस पर धक्का पड़ेगा बार बार, अरे खोलो खोलो खोलो। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज जब भी अट्रैक्शन होता है तो वो चिपक करके रहते। ठीक है, और जब रिपल्शन होगा तो वो दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। आगे आपको पूरी बात समझ में? ठीक है, लेकिन है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही। अब एक बात सुनना, अंदर इतनी हलचल हो रही है भाई साहब, कितनी भयंकर हलचल हो रही है अंदर। ये वाला प्रोटॉन इसको यहां रिपेल कर रहा है, पर ये वाला प्रोटॉन इसको यहां रिपेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा फिर ये वाला प्रोटॉन इसको भी तो रिपेल कर रहा है, तो क्या ये वाला इसको रिपेल नहीं करेगा? इसको भी रिपेल कर रहा है। उसके बाद इस वाले ने इसको भी रिपेल करा, अब ये वाला इसको भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो ऐसे सबके बीच में क्या है? बहुत, इसने इसको रिपेल करा, इसने इसको रिपेल करा, इसने भी इसको रिपेल करा, इसने भी इसको रिपेल करा, तो सब मिला करके क्या है? बहुत शानदार तरह से ना यहाँ पे रिपल्शन लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का डन। लेकिन इन सारे रिपल्शंस को झेलते हुए, गौर करिएगा, इन सारे रिपल्शंस को झेलने के बावजूद भी न्यूक्लियस ने सारे के सारे प्रोटॉन्स को और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर बाइंड करके रखा हुआ है। आगे ये वाली पूरी बात समझ में? तो इन सारे प्रोटॉन्स के रिपल्शन को झेलते हुए न्यूट्रॉन्स का तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? न्यूट्रॉन क्या है? बस एक मास है, चार्ज पार्टिकल तो है नहीं न्यूट्रॉन, तो इसका कोई मसला नहीं है। मसला किसका? यहाँ पे प्रोटॉन्स का है। और उनके बीच में भी क्या हो रहा है? रिपल्शन। इन सारे रिपल्शन को झेलते हुए, इन सारे रिपल्शन को झेलते हुए न्यूक्लियस ने सारे प्रोटॉन्स को ऐसे बांध करके रखा हुआ है। तो इसमें न्यूक्लियस की बहुत शानदार अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, प्रोटॉन्स को पूरा बांध के रखने में, डिस्पाइट देयर इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन। ठीक है, प्रोटॉन को पूरा बांध करके न्यूट्रॉन के साथ रखने में न्यूक्लियस की एक एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, और उस एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, या फिर सिंपल भाषा में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आगे आपको ये वाली पूरी बात समझ में? क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पे ना एक बाइंडिंग एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है सर? न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर होता है।
डेल्टा एम यहाँ पे होता है मास डिफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, ओके, डन डन डन। अब जरा गौर करते हुए चलना, जैसे मान लो अगर बहुत हैवी न्यूक्लियाई आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक ऐसा न्यूक्लियस ले लिया जो कि बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है, तो यार ये हैवी न्यूक्लियाई से मतलब क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है, आया समझ में। हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है। इससे क्या हो जाएगा, देखो जब हैवी न्यूक्लियाई है, जब मास नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक स्टेटमेंट होता है बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, दीज आर बेसिकली द टू स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन। तो या फिर इसको आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म दे देते हैं, विच इज बेसिकली अ न्यूक्लियॉन। क्या बोला मैंने, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को आप कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म दे देते हैं, विच इज बेसिकली अ न्यूक्लियॉन। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा था। अब अगर मैं एक हैवी न्यूक्लियाई लेकर के आ जाता हूं, इसका मतलब क्या है, हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है कि इसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है। हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है कि मास नंबर इज वेरी लार्ज या मास नंबर इज हाई। अगर हैवी न्यूक्लियाई है, अगर मास नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखो न्यूट्रॉन्स की मात्रा बढ़ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉन्स की जब मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो भाई साहब यहाँ पे रिपल्शन का अमाउंट बहुत तगड़ा हो जाएगा। और जब इतना शानदार तरह से रिपल्शन हो रहा होगा हर जगह, जब इतने शानदार तरह से रिपल्शन हो रहा होगा हर जगह, तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि अब न्यूक्लियस जो है ना, वो सारे प्रोटॉन्स को अलोंग विथ न्यूट्रॉन्स बाइंड करके नहीं रख पाएगी। आया समझ के नहीं आया, एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि जब न्यूक्लियस सारे प्रोटॉन्स को अलोंग विथ न्यूट्रॉन्स बाइंड करके नहीं रख पाएगी, और उस पर्टिकुलर केस में होना क्या है कि जो न्यूक्लियस है अब वो यहां पे हो जाएगा डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा बेटा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ऐसा भी होता है। आया समझ के नहीं, आपको रेडियो एक्टिविटी के अंदर दरअसल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन ही समझना है, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन ही पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियाई में क्या होता है, मास नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे अल्टीमेटली मास नंबर अगर ज्यादा है तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। मास नंबर अगर ज्यादा है तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इंटर प्रोटॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब प्रोटॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। इस बात को दिमाग में रखना बेटा, प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन जितना ज्यादा, तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उतना कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर एक मौका आता है, फिर एक समय आता है कि जो न्यूक्लियस है वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन के पीछे ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर का हाथ नहीं है। न्यूक्लियस को आप बाहर से तोड़ थोड़ी रहे हो, आप न्यूक्लियस पे बाहर हैमर से स्ट्राइक थोड़ी कर रहे हो, वो न्यूक्लियस खुद ही फूट रहा है अंदर से बिकॉज ऑफ इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन, प्रोटॉन्स के बीच का म्यूचुअल रिपल्शन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है और फिर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज ड्यू टू विच the binding energy of the nucleus decreases, due to which the binding energy of the nucleus decreases, due to which the binding energy of the nucleus decreases। और अब जब न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो एक स्टेट आ जाएगा जहां पे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, ठीक है। एंड अ state reaches when nucleus self disintegrates। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतनी बात समझ ली होगी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये हैवी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब बनता क्या बेटा, ये अपने पास कॉन्सेप्चुअल था पूरा, ठीक है। तो एक काम करें, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पूरा डेफिनेशन क्या है, क्या क्या लॉजिक्स अटैच्ड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, उस पर आपको लेकर के आता हूं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो बेटा। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये हैवी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी होती है, इस बात को आप लोग समझ गए। हैवी न्यूक्लियाई का शब्द जो है ना वो दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वो जो प्रोटॉन्स की मात्रा जब बहुत ज्यादा होगी ना तो जो इंटर प्रोटॉनिक म्यूचुअल रिपल्शंस हैं प्रोटॉन के बीच में वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और एक ऐसा स्टेट पहुंच जाएगा जब जो न्यूक्लियस है वो उसको कितना भी ट्राई कर ले प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ बांध के नहीं रख पाएगा, और ऐसे केस में फिर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, खुद ही फूट जाएगा। तो अब इस पूरी कहानी को ना एग्जैक्टली किन शब्दों में रिप्रेजेंट करना है उन शब्दों पे आपको लेके आते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा कि अपने आप ही होगा, अचानक होगा, टाइम स्केल इसका खुद का फिक्स्ड होता है या फिक्स्ड नहीं भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी हिसाब से होगा, अपने आप होगा, लेकिन इतनी सी बात है कि इसको आप एक्सटर्नली प्रवोक नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि एक काम करते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस है इसकी रेडियो एक्टिविटी करवाने के लिए इसका प्रेशर बढ़ा दो, अरे प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, आप रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस एक्सटर्नली तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है भाई साहब। आया समझ के नहीं आया? न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है? उसके आपसी प्रोटॉन्स के रिपल्शन के कारण। ऐसे एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज करके आप उस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आगे पूरी बात समझ चलो। तो रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पहली बात तो ये, एंड सेल्फ डिसरप्टिव एक्टिविटी है, एंड सेल्फ डिसरप्टिव एक्टिविटी है, ठीक है, खुद से अंदर से फूटने वाला है, एग्जिबिटेड बाय अ नंबर ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। ये जो शब्द यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है हैवी न्यूक्लियाई या हैवी एलिमेंट्स, ये हैवी न्यूक्लियाई से मतलब क्या है? अगर हैवी न्यूक्लियाई है इसका मतलब ये है कि इसका मास नंबर इज वेरी हाई। हैवी न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मास नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है, और जब मास नंबर बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर मास नंबर बहुत ज्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उनके बीच में आपसी रिपल्शंस बहुत तगड़े हो जाते हैं, और जब आपसी रिपल्शंस बहुत तगड़े हो जाते हैं तो वहां पे जो न्यूक्लियस है वो उन सारे प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के साथ बांध करके नहीं रख पाता है, और फिर वहां पे हो जाता है डिसइंटीग्रेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो ठीक है, डन। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द वर्ड स्पॉन्टेनियस मीन्स शेयर आउट ऑफ नेचर। वो एलिमेंट की का खुद का नेचर है भाई, वो कब फटने वाला है कब नहीं फटने वाला है, वो उसका खुद का नेचर है। आया समझ के नहीं आया? इसको आप एक्सटर्नली प्रवोक नहीं कर सकते हो। तो शेयर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है शेयर आउट ऑफ नेचर, ठीक है। और सेल्फ डिसरप्टिव का मतलब क्या हो रहा है कि वो खुद से ही फूट रहा है। तो सेल्फ डिसरप्टिव मींस दैट द एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इटसेल्फ, दैट द एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इटसेल्फ, जिसका मतलब यह है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रोवोकेशन जो है वो उसके एमिशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। किसके एमिशन को? भाई जब भी कोई एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका मतलब क्या है? जब मैं ये शब्द यूज करूं आपके सामने रेडियो एक्टिव, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और अगर हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो इसकी भी एक बड़ी प्यारी सी बात है, अगर एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो इसकी भी एक बड़ी प्यारी सी बात है कि अगर ये अनस्टेबल है ना, इसका मतलब क्या? अगर ये हैवी है ना तो प्रोटॉन्स का रिपल्शन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस फूटने वाला है। तो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो कभी भी फूट सकता है, विच बेसिकली लीड्स टू रेडियो एक्टिविटी, विच बेसिकली लीड्स टू रेडियो एक्टिविटी। और इस एलिमेंट को हम कह देंगे रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सैंपल का मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव सैंपल अगर होगा ना तो वहां पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, या रेडियो एक्टिव एटम्स होने वाले हैं, ऐसा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विच मीन्स नो एक्सटर्नल प्रोवोकेशन इन्फ्लुएंसेस द एमिशन। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, और जब वो फूटेगा, देखो रेडियो एक्टिव है तो फूटेगा ही फूटेगा, तो उसके अंदर में से बहुत सारे एमिशंस निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, और रेडिएशंस के निकलने के प्रोसेस को एमिशन कहा जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके अंदर में से बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आल्सो द एमिशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फिजिकल और केमिकल मींस। अरे यार तुम न्यूक्लियस के फूटने के प्रोसेस को तो एक्सटर्नली कंट्रोल कर नहीं पाए, तो जब न्यूक्लियस के फूटने के प्रोसेस को आप एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अब फूटने के बाद अंदर से रेडिएशंस कौन कौन से निकलने वाली हैं उसको तो आप कहीं से कहीं तक एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है, आल्सो द एमिशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फिजिकल
और केमिकल मीन्स। आप ये सोच लो कि यार एक काम करो, अब न्यूक्लियस को तो हम बचा नहीं पाए, वो तो फूट ही गया, तो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ना उनको समहाउ कुछ ऐसा करा जाए कि वो रेडिएशंस थोड़े से कम निकले या रेडिएशन थोड़े से ज्यादा निकले, तो वो भी दोनों कम आप नहीं कर पाएंगे। ना ही निकलने वाले रेडिएशंस की इंटेंसिटी आप कम कर पाएंगे, ना ही रेडियो एक्टिव सैंपल के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, रेडियो एक्टिव एटम के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा पाएंगे। क्यों? बिकॉज ये वाला प्रोसेस भी ना एक्सटर्नली, ये वाला एमिशन का जो प्रोसेस है वो भी एक्सटर्नली प्रोवोक नहीं किया जा सकता। आगे पूरी बात समझ, चलो डन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इज देयरफॉर द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स, ठीक है। तो अगर आपको रेडियो एक्टिविटी को ही एक्सप्लेन करना है तो रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो एक प्रोसेस है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन दिखाता है? ये प्रॉपर्टी दिखाता है रेडियो एक्टिव सैंपल। तो रेडियो एक्टिविटी इज देयरफॉर द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच हैवी एलिमेंट, एक भारी एलिमेंट जो होता है ना, हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स। हैवी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा, इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू डू सो। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प के बिना ये रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। आगे पूरी बात समझ, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले। चलिए ठीक है फिर, बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने भली भांति नोट कर लिया होगा। अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर करें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? द फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेक्यूरेल इन 1896, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा फिनोमेना है ना बेटा, वो पहली बार डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। कब किया था बेटा? 1896 में, बहुत ही पुरानी बात, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड दैट यूरेनियम सॉल्ट्स पोजेस्ड अ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ अफेक्टिंग अ फोटोग्राफिक plate when the plate was an light proof package, ठीक है। देखो भाई, फोटोग्राफिक प्लेट थे जो कि लाइट प्रूफ पैकेज के अंदर थे, और वहीं पर रखा हुआ था यूरेनियम सॉल्ट, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या देखा गया कि जो यूरेनियम सॉल्ट है ना वो तो रखा है उसके अंदर, मतलब एक फोटोग्राफिक प्लेट है और फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर कहीं पर रखा हुआ यूरेनियम सॉल्ट, और कुछ समय के बाद देखा गया कि यार ये जो यूरेनियम सॉल्ट, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट था ना उसके ऊपर कुछ ऐसे मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई कुछ रेडिएशन तो निकल रही है। और ये लाइट प्रूफ पैकेज का जो वर्ड है ना वो क्यों यूज किया गया है? ताकि आप कहीं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक का टर्म लेकर के ना आ जाए, कहीं आप ये ना बोल दें कि यार ये ना लाइट आ गई होगी, स्ट्राइक कर दिया होगा उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो इस वजह से वो मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा भाई साहब, लाइट प्रूफ पैकेज है, लाइट कहीं से कहीं तक एंटर नहीं कर रही है, तो बस फोटोग्राफिक प्लेट है और यूरेनियम सॉल्ट्स है। तो अब इनके बीच में कुछ हो रहा होगा, और जिस कारण से हुआ क्या कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है ना वो इफेक्ट हो गया। इफेक्ट क्या आया था उसके ऊपर? उस पर कुछ मार्क्स आ गए थे। किसके ऊपर? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो यहां से एक बात फिगर आउट हुई थी, उनको लगा था ऐसा, हेनरी बेक्यूरेल को ऐसा लगा था कि इसका मतलब जो यूरेनियम सॉल्ट है ना वो कुछ एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। उन्हें क्या लगा था कि हेनरी बेक्यूरेल को ये लगा था कि जो ये यूरेनियम सॉल्ट है, हैवी न्यूक्लियाई होता है इसका बहुत, तो यूरेनियम सॉल्ट एमिट्स एक्टिव रेडिएशंस। यूरेनियम सॉल्ट जो है ना, दिस एमिट एक्टिव रेडिएशंस। आया समझ में? ऑब्वियसली फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करा है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी मौजूदगी है? सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम सॉल्ट की मौजूदगी है। मतलब जो भी कार्यक्रम हुआ होगा यूरेनियम सॉल्ट ने स्वयं करा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दिस ही थॉट मस्ट बी ड्यू टू सर्टेन एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड बाय, ड्यू टू सर्टेन एक्टिव रेडिएशंस एमिटेड बाय यूरेनियम सॉल्ट। और इन रेडिएशंस को, इन रेस को बेक्यूरेल रेस कहा जाता है। जिन्होंने डिस्कवरी करी अपने नाम पे रेस का नाम रख दिया, ठीक है। तो वो जो एक्टिव रेडिएशंस निकल रही है ना ऐसे हैवी एलिमेंट से, तो उन रेडिएशंस को, उन रेस को सिंपल तौर पे नाम क्या दे दिया गया? बेक्यूरेल रेस का। ओके डन। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय एन एलिमेंट वाज टर्म्ड रेडियो एक्टिविटी। ऑब्वियसली ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आप कह सकते हैं द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वाला हमारा पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज अबाउट 40। तकरीबन 40 हमारे पास ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे आपके सामने ये वर्ड आए तो आपको कनेक्शंस कैसे बैठाने हैं जरा गौर करिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
इसका मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि उसका जो न्यूक्लियाई है वो कैसा है बेटा, इसका न्यूक्लियाई कैसा है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो फूटने वाला है। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे डिसइंटीग्रेशन तो होगा। और जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो वो एमिट करता है बहुत सारे रेडिएशंस, ठीक है। तो यहां पे रेडिएशंस, एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड, यहां पे एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड, यहां पे एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड, एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसका हैवी न्यूक्लियाई है, डिसइंटीग्रेट होगा, और जब डिसइंटीग्रेट होगा तो बहुत सारे एक्टिव रेडिएशंस वहां से एमिट होंगे, ठीक है। जिन रेस को बेसिकली अभी तो बेक्यूरल ने नाम दे दिया अपने ऊपर, बेक्यूरल रेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या है, तकरीबन 40 ऐसे अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अब तक मौजूद हैं। अब फॉर इंस्टेंस नेचुरल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, मैंने कहा भी था कि जिसका एटॉमिक नंबर ना 82 से बड़ा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो 82 से बड़ा होता है, वो सारे के सारे बेसिकली कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अरे 82 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वैसे ही आ गए ना। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मतलब अगर 82 से ज्यादा प्रोटॉन्स है तो वहां जो रिपल्शन होगा वो इतना तगड़ा रिपल्शन होगा कि न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी ना वो झेल नहीं पाएगी, न्यूक्लियस झेल नहीं पाएगा उतने रिपल्शन को। और इतने रिपल्शन के बावजूद उन सबको इकट्ठा दबा करके रखना उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है, चलो भैया डिसइंटीग्रेशन अब तो फूट ही गए, आया समझ के नहीं आया, ठीक है, चलो ओके डन। तो यहां पे क्या हो रहा है, देयर न्यूक्लियाई आर दस अनस्टेबल, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो जो होते हैं वो दरअसल अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उनके एग्जांपल्स क्या है, रेडियम हो गया एग्जांपल में, थोरियम हो गया एग्जांपल में, एक्टीनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, बाकी यूरेनियम तो होता ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इतना पूरा क्लियर है, ये वाला मसला होता है। द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस रिवील दैट द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय इम्पोज्ड कंडीशंस। मैंने पहले भी कहा था लेक्चर के, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ना उसको आप एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर, आप उसको एक्सटर्नली प्रोवोक नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आप रेडियो एक्टिविटी को रुकवा सकते हो, ना ही किसी आप रेडियो एक्टिविटी को बढ़वा सकते हो, ऐसा कुछ भी एक्सटर्नली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज इट्स इंटरनल प्रॉपर्टी। वो एटम की, वो एलिमेंट की खुद की प्रॉपर्टी है, वो अंदर से इतना परेशान है, उसके अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं कि वो फूटना ही फूटना है, ठीक है। तो बाहरी प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, अंदरूनी प्रेशर। आया समझ के नहीं आया, ये बड़ी नाजुक सी बात होती है फॉर रेडियो एक्टिविटी। चलें ठीक है, ग्रेट। तो यहां पे इसको आप किसी भी तरह से एक्सटर्नली प्रोवोक नहीं कर सकते। इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द इंपोज कंडीशंस ऑफ, एक्सटर्नली आप क्या चेंज कर दोगे, टेम्परेचर, प्रेशर। केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये जो मसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी कुछ केमिकल इक्वेशंस होती हैं, जब भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वहां पे ना न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी होता है, समझो मेरी बात को। जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं तो वहां पे न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है इन्वॉल्वमेंट, आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर, अच्छा केमिकल कॉम्बिनेशंस को चेंज करके, मतलब केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवा दो। आप ये सोच लो कि यार ये जो एलिमेंट है बहुत रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसका क्या है कि रेडिएशंस निकल रही है बहुत सारी। अब मैं एक काम करता हूं, इसका जो रेडियो एक्टिविटी ना जरा उसे कम करवा देता हूं। तो उसको कम करवाने के लिए अगर आप ये सोच लो कि मैं इसको केमिकली रिएक्ट करवा दूं और केमिकल रिएक्शंस करवाने के बाद इसकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाए, तो भाई ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो ना ही आप टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज करके रेडियो एक्टिविटी को रोक सकते हो या बढ़ा सकते हो या ऑल्टर कर सकते हो, ना ही आप केमिकल रिएक्शंस करवा करके रेडियो एक्टिविटी को रोक सकते हो या बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। एक्सटर्नली प्रोवोक उसको आप किसी भी मीन्स से नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट इवन बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब जब केमिकल कॉम्बिनेशंस करवाने के बाद भी, अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब जब केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल रिएक्शंस करवाने के बाद भी आप रेडियो एक्टिविटी को रोक नहीं पाए, रोक क्या नहीं पाए, बढ़ा भी नहीं पाए, ऑल्टर ही नहीं कर पाए, कहीं से कहीं तक रेडियो एक्टिविटी के आप किसी भी पैरामीटर को चेंज ही नहीं कर पाए इवन बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो वहां से एक बात समझ में आती है कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल।
ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है तो उसके पीछे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अब मानो कभी अगर ऐसा होता कि केमिकल रिएक्शन करवाया और रेडियो एक्टिविटी पे फर्क पड़ गया, फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरे पास एक ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, अब मैंने ये बोला कि भाई रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसमें हो रही रेडियो एक्टिविटी, अब अगर मैं इसको ना इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर डाल दूंगा ना तो फिर इसकी रेडियो एक्टिविटी बंद हो जाएगी, अगर मैंने ऐसा कहा है तो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता इसका मतलब क्या होता कि भाई केमिकल रिएक्शंस होने से रेडियो एक्टिविटी पे फर्क पड़ जाता है, और केमिकल रिएक्शंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडियो एक्टिविटी को रोकने के लिए भी या रेडियो एक्टिविटी करवाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ऐसा बोल सकता था मैं, ठीक है। बट असलियत में क्या होता है, असलियत में क्या होता है, असलियत में होता यह है कि रेडियो एक्टिविटी को कहीं से कहीं तक आप ना ही टेम्परेचर चेंज करके चेंज कर सकते हो, ना ही प्रेशर वगैरह को चेंज करोगे तो रेडियो एक्टिविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही केमिकल रिएक्शंस करवाने से रेडियो एक्टिविटी पे कहीं से कहीं तक कोई फर्क पड़ता है। आया समझ के नहीं आया? इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। Hence, the radioactivity of a nucleus must be the property of heavy nucleus only. मतलब ये बात तो अब एकदम क्लियर कट कंफर्म है कि रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो न्यूक्लियस की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इज द सोल प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। रेडियो एक्टिविटी इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। चलिए, मेरे ख्याल से आप पूरी कहानी को ना भली भांति समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें। चलो ठीक है, तो एक काम करो बेटा, जल्दी अब जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी को मैं यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अब। चलो अब यहाँ पे आते हैं 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जब वो डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके अंदर में से निकलने वाले हैं बहुत सारे रेडिएशंस, ठीक है। मेजरली 3 तरह के रेडिएशंस। मेजरली कौन कौन से होते हैं बेटा? 3 तरह के रेडिएशंस। मैं आपको जरा इसके बारे में जानकारी दे दूं पहले से, उसके बाद फिर यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं इस पर डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो डिसइंटीग्रेट होगा, न्यूक्लियस उसका फूटेगा। जब उसका न्यूक्लियस फूटेगा तो उसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे रेडिएशंस, जिसे कहा गया था एक्टिव रेडिएशंस, और बैक्यूरल ने अपने नाम पे ही नाम रख दिया, कह दिया कि बैक्यूरल रेज बोलेंगे इसको। हमने बोला यस सर, बैक्यूरल रेज बोलेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं ना, जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वो बेसिकली 3 तरह के रेडिएशंस थे, अल्फा, बीटा, जी हां गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा। तो अब उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस हैव प्रूव्ड दैट द रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड्स, ठीक है। अब वो जो 3 तरह से क्लासिफाई करा गया है ना, ये 3 तरह से क्लासिफाई करा गया है ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन हमेशा किसी बेसिस पे होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहां पे जो हुआ है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन कैपेसिटी, this is based on the penetration capacity, this is based on the penetration capacity। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो रहा है, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो रहा है। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये जो अपन ने क्लासिफिकेशंस करे हैं ना, दीज आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन कैपेसिटी। कौन सी रेस किसी भी मटेरियल को कितना ज्यादा पेनिट्रेट करती है, कौन सी रेस किसी भी मटेरियल को कितना ज्यादा पेनिट्रेट करती है। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है गामा रेस का, ठीक है। सबसे कम जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है अल्फा का, और मीडियोकर पेनिट्रेशन जो होता है वो होता है बीटा का। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द मैटर, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द मैटर, इस बेसिस पे हुआ है इसका पूरा क्लासिफिकेशन। वन काइंड ऑफ रेडिएशन विथ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, मैंने पहले भी कहा था सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो होती है ना बेटा, वो होती है अल्फा की, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो होती है वो होती है गामा की। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वन काइंड ऑफ रेडिएशन विथ लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, दैट इज वन विच वुड स्टॉप फर्स्ट, ठीक है। अगर अल्फा का पेनिट्रेशन कैपेसिटी कम है तो सबसे पहले कौन रुकने वाला है? अल्फा पार्टिकल रुकने वाला है, ठीक है। अगर गामा का पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो सबसे आखिरी में रुकेगा। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, चलो ठीक है। दैट इज द वन विच वुड स्टॉप फर्स्ट वाज नेम्ड अल्फा रेज, was named alpha rays
इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। द अदर काइंड विथ अ कंपेरेटिवली लार्जर पेनिट्रेटिंग पावर वॉज कॉल्ड बीटा रेस। सबसे कम अल्फा की है पेनिट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। उससे ज्यादा किसकी है? बीटा की है। सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ पे गामा की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द अदर काइंड विथ कंपेरेटिवली लार्जर पेनिट्रेशन पावर वॉज कॉल्ड बीटा रेस। और मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी होती है वो तो होता है बेटा गामा रेज। मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर जिसकी होती है वो होती है गामा रेज, ठीक है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई। तो जब रेडियो एक्टिव सैंपल है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब वो फूटेगा, जब वो डिसइंटीग्रेट होगा तो वहां से निकलेंगे बहुत सारे रेडिएशंस, ठीक है। अब उन रेडिएशंस को अपन ने क्लासिफाई कर दिया बेसिकली तीन तरह से, अल्फा, बीटा और गामा। ये क्लासिफिकेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेशन कैपेसिटी। जो पेनिट्रेट ज्यादा कर जाएगा किसी मटेरियल को वो गामा होगा, जो हल्का सा कम करेगा पेनिट्रेट वो होगा बीटा, और जो बहुत ही कम पेनिट्रेट कर पाएगा, जो सबसे पहले रुक जाएगा वो होगा अल्फा। आगे पूरी बात समझ? तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में अपन आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, क्लियर दिस अप। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे अब। It should be clearly noted that all the three types of radiations need not essentially be emitted by one radioactive element, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों, अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, वो तीनों एक ही रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकल जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ। It should be clearly noted that all the three types of radiations need not essentially be emitted by one radioactive element। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ फैक्ट, जस्ट अ स्टेटमेंट। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो गजब, क्लियर करें इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया है नेचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों की बातचीत करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि, मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों निकलने चाहिए। तीनों निकल भी सकते हैं जो कि यहां पे निकल रहे हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा करेगा। यहां पे जो जिक्र है ना वो इसी बात का जिक्र है कि यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है कि अरे ऐसा नहीं बोलो आप कि अरे यार ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बट सिर्फ अल्फा निकल रहा है या सिर्फ बीटा निकल रहा है। भाई साहब जरूरी नहीं है कि तीनों निकले, आया समझ? तीनों निकल भी सकते हैं बट इट इज नॉट द कंपल्शन कि तीनों को निकलना जरूरी है, ठीक है। चलो अब यहां पे ना भाई साहब, यहां पे जो नेचर है अल्फा का, बीटा का, गामा का, वो चेक करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यूज करा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करा। आप देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी जो है ना ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, दीज आर बेसिकली द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग जानते हैं क्रॉस के बारे में अच्छे से। क्रॉस का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो आ रही होंगी बाहर की तरफ, ठीक है, उसको अपन कहेंगे डॉट मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा गौर करना, यहाँ पे अल्फा के साथ क्या हो रहा है, बीटा के साथ क्या हो रहा है, गामा के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो फंडा है ना मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पे मान लो एक रेडियो एक्टिव सैंपल अपन ने यहां पे रखा हुआ है। भाई रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसका मतलब क्या? रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो तो अपना अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या करा अपन ने यहां पे, एक यहां रख दिया और एक प्लेट मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल इसको दिया है मैंने नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, और इसको मैंने भर दिया है पॉजिटिव चार्जेस से। इसको मैंने भर के रख दिया है बेटा पॉजिटिव चार्जेस से, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है। तो मान लो दिस इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल, मान लो दिस इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल। ध्यान देना बेटा इत्मीनान से, प्यार से। अब यहां से अल्फा भी निकल सकता है, बीटा भी निकल सकता है, गामा भी निकल सकता है, तीनों भी निकल सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि तीनों निकले बट निकल सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहां से जब अल्फा निकलेगा ना तो अल्फा के साथ क्या चीज नोट करी गई थी कि अल्फा पार्टिकल जो था ना वो यहां डिफ्लेक्ट हो गया था।
अल्फा के साथ ये बात नोट करी गई कि अल्फा पार्टिकल जो था वो इस तरफ हो गया डिफ्लेक्ट, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल यहां डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एक बात श्योर हो रही है भाई कि अल्फा को अट्रैक्शन लग रहा है विद द नेगेटिव चार्जेस। तो अगर अल्फा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द वॉल या नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट, इसका मतलब अल्फा खुद ही कैसा रहा होगा, जल्दी कॉमेंट में बताओ, ठीक है। अल्फा अगर अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ तो टाइम स्टैम्प मार्क करो और बताओ कि सर अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होगा प्लस का या माइनस का या जीरो का, ठीक है। चलो काम कर दिया, चलो वापस आ जाओ भाई। अल्फा अगर अट्रैक्ट हो रहा है नेगेटिव में जाकर के, मतलब अल्फा के पास खुद का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया था कि जो बीटा थे ना, जो बीटा पार्टिकल्स थे वो फट से इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन, अंतर क्या है बताएं, इसका डिफ्लेक्शन जल्दी हो रहा है और इसका डिफ्लेक्शन आराम से हो रहा है, ठीक है। अब अगर बीटा पार्टिकल यहां जाकर के अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब पक्की सी बात है कि यार बीटा अगर पॉजिटिव प्लेट में चिपक रहा है, इसका मतलब बीटा इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और उसके बाद गामा जो थे ना वो निकल गए सीधे, गामा कहाँ निकल गए, गामा निकल गए सीधे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि गामा जो है वो न्यूट्रल है, दिस इज नाइदर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट, इट इज नाइदर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट। आगे पूरी बात समझ में, इसका मतलब अल्फा जो होगा अल्फा इज बेसिकली अ पॉजिटिव एंटिटी, बिकॉज वो अट्रैक्ट किस में हो रहा है, नेगेटिव प्लेट में। तो अल्फा इज अ बेसिकली अ पॉजिटिव एंटिटी। अब वो एग्जैक्टली क्या होता है वो तो बताऊंगा आगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के सहारे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अल्फा इज अ पॉजिटिव एंटिटी। उसके बाद क्या समझ में आएगा कि बीटा इज अ नेगेटिव एंटिटी। उसके बाद क्या समझ में आएगा कि बीटा इज अ नेगेटिव एंटिटी। और उसके बाद गामा इज न्यूट्रल, गामा इज नाइदर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट नॉर बाय द नेगेटिव प्लेट। तो गामा इज न्यूट्रल, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का श्योर हो, ठीक है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां से एक्सपेरिमेंटली हमें एक बात समझ में आ गई कि दीज टू आर बेसिकली चार्ज रेडिएशन, ठीक है। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन निकलेगा और बीटा इज नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया पूरा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाता हूं, निपटाओ उसको, आ जाओ। यही चीज यहां बना के रखी हुई थी, ठीक है। अल्फा यहां गए, बीटा बहुत जल्दी गए और गामा बहुत बहुत तेजी से निकल गए। बट द थिंग इज दिस कि गामा जो थे ना, गामा का जो पूरा ये डिफ्लेक्शन है वो कहीं नहीं हो रहा है, इट इज नाइदर टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट टुवर्ड्स राइट, कहीं डिफ्लेक्शन इसका गामा का नहीं हो रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा। उसके बाद अल्फा का प्रॉपर्टी चेक कर लो, बीटा की प्रॉपर्टी चेक कर लो और फिर गामा की प्रॉपर्टीज भी अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन अल्फा पार्टिकल कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा के बारे में क्या बात समझ में आ गई थी कि अल्फा जो होता है ना, इट कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज, इट कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज, कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज। मतलब अल्फा का जो चार्ज है वो +2e के बराबर हो जाएगा, ठीक है, +2e के बराबर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। भाई साहब ये +2p का चार्ज जो होता है या जो +2e का चार्ज होता है वो तो हीलियम के न्यूक्लियस के पास भी होता है। कैसे सर, देखो बेटा, अपने पास ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4। अगर एटॉमिक नंबर 2 है मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन्स है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी भी है। क्या बोला मैंने, इसके पास 2 प्रोटॉन्स भी हैं और इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स भी हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा इस पे अच्छे से। अब अगर आप हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का भी चार्ज क्या हो जाएगा, अरे न्यूट्रॉन के पास कहां चार्ज होता है यार, ठीक है। तो जो बचेगा प्रोटॉन, चार्ज क्या होगा, +2e बोल ले, +2p बोल ले, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। भाई इसका मास कितना होगा, जरा गौर करना, मास कितना होगा।
एक न्यूक्लियन का मास 1 AMU अप्रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं इन टोटल मिला करके 4 न्यूक्लियॉन्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज उतना ही है जितना हीलियम के न्यूक्लियस के पास होता, विच इज +2p के बराबर या +2e के बराबर। उसके बाद क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे हाइड्रोजन एटम की अगर तुम बात करने पे आ गए ना, तो ये रहा हाइड्रोजन, अरे ये रहा भैया अपने पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है अंदर। इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ एक ही तो प्रोटॉन है अंदर। और अगर हाइड्रोजन एटम की आप बात करो, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो जिसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 1 AMU। इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 1 AMU। यहां पे क्या चीज नोट करी गई है कि अल्फा पार्टिकल कहां गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब भैया हाइड्रोजन एटम का मास कितना था 1 AMU, तो यार अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो कितना हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स है इसका मतलब 4 AMU हो जाएगा ना। आया कि नहीं आया समझ में, क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो तो रफली 1 AMU के बराबर था, और जो अल्फा पार्टिकल के बारे में कहानी यहाँ पे कही गई है उसमें ये कहा गया है कि अल्फा का जो मास होगा वो होगा 4 गुना एज वेन दैट कंपेयर टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो H का एटम का मास कितना है 1 AMU, इसका मास कितना हो जाएगा 4 AMU। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा प्यारी बात क्या है कि यार अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 AMU आया। अब जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसका भी मास कितना आता है 4 AMU, ठीक है। ये हमने क्या बना के रखा है, हीलियम का न्यूक्लियस। ये हमने क्या बना के रखा है बेटा, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस का भी मास कितना आ रहा है यहाँ पे, लाजमी सी बात है 4 AMU हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो वही बात हो गई है, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। तो भाई ये जो पहले के 2 पॉइंट है ना, ये पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट, ये आपको दरअसल यहां पे इशारा कर रहा है कि यार जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। कैसे बता भाई साहब, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना आ रहा है, जितना हीलियम के न्यूक्लियस के पास का चार्ज आ रहा है +2। अल्फा पार्टिकल का मास कितना आ रहा है, जितना हीलियम के न्यूक्लियस का मास आ रहा है 4 AMU के बराबर। इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में एक आइडिया सेट कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है, अल्फा पार्टिकल कुछ अलग चीज नहीं है, ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही लिखा हुआ है, द अबव 2 प्रॉपर्टीज, ये वाली और ये वाली, ठीक है। द अबव 2 प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश्ड दैट एन अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ हीलियम न्यूक्लियस। एटम कभी मत बोलना, हीलियम का एटम नहीं भैया, हीलियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ड्रामा बाहर चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा घूमने का प्रोसेस है ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में, वो सब न्यूक्लियस के बाहर चल रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसका पूरा कॉम्बिनेशन है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसके बाद ये अपने पास 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल रेंजेस बिटवीन 1.4 10⁷ मीटर पर सेकंड से लेकर के 2.1 10⁷ मीटर पर सेकंड। अब इस डेटा को याद करना आसान है, कैसे, 7 के टेबल पे चलते जाओ, 7 के टेबल पे चलते जाओ। आप जानते हैं 7 2 14, 7 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे 14 1.4 पकड़ ले, यहाँ पे 21 2.1 पकड़ ले, और पावर क्या चल रही है, पावर चल रही है 10⁷। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं फॉर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये आ गई अपने पास बेसिक प्रॉपर्टीज फॉर अल्फा पार्टिकल्स। निपटाया जाए इसको। The range of alpha particles in air depends upon the radioactive source producing it. Radioactive source कितना ज़्यादा strong है उस पर डिपेंड करता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसकी रेंज क्या होगी। तो ये बेसिक डेटा है, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाने वाले।
चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको देख लिया होगा आप लोगों ने। तो डेटा यहाँ पे क्या आपसे कहना चाह रहा है कि सर यहाँ जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे ना तो उनका रेंज क्या होगा, उनका रेंज होगा महज 3 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स एमिटिंग इट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स एमिटिंग इट। ओके, डन डन डन। तो रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। ओके, एट नॉर्मल प्रेशर इन एयर द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 3 to 8 सेंटीमीटर। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हमने स्वयं देख लिया था, वो तो हमने स्वयं देख लिया था। डिफ्लेक्शन तो होना ही था, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी, तो वो चिपकेगा किस में, वो चिपकेगा नेगेटिव प्लेट में। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब तो निपट गया, अब बस सिंपल सी बात है, बीटा पार्टिकल्स को देखना स्टार्ट करना है। तो ये रहा आपके समक्ष बीटा पार्टिकल्स का पूरा विवरण। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, सुपर एक्सप्लेन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत शानदार, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब जरा एक एक पॉइंट को ना अच्छे से इत्मीनान से समझ लें कि क्या बोलना चाह रहा है। तो जो पहला वाला पॉइंट है, क्या लिखा है इसके अंदर, अ बीटा पार्टिकल कैरीज दिस मच ऑफ नेगेटिव चार्ज। भैया ये जो है ना 1.6 10 to the power -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज, ये कोई नई बात नहीं है, ये हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछ लूं, आपको अगर नींद से जगा करके भी ये पूछ लिया जाए कि बेटा 1.6 10 to the power -19 कूलम, ठीक है, वो भी -1.6 10 to the power -19 कूलम, ये चार्ज किसका होता है, तो आप बोल देंगे सर दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल जो होता है ना, बीटा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, इतना ही चार्ज होता है निगेटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है। ठीक है, मींस यूनिट नेगेटिव चार्ज विच इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, बीटा पार्टिकल का जो मास है ना वो है 9.1 10 to the power -31 kg। और ये देखते से ही काफी लोग को तो दिमाग में चमक गया होगा कि अरे यार ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, या मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आया समझ की नहीं आया, ये वाली बात दिमाग में सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 9.1 10 to the power -31 kg जो होता है, दिस इज नथिंग बट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैच कर गया, बीटा का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से मैच कर गया। और इसका मतलब क्या है कि बीटा पार्टिकल जो है ना वो कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। कौन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 33% to 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब यार वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, c का मतलब क्या होगा, c का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। c का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ना वो रेंज करती है फ्रॉम 33% to 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको अपन सी से करेंगे रिप्रेजेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या है, द अबव प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश्ड दैट बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली मैंने पहले और दूसरे पॉइंट को देख के ही बोल दिया था कि चार्ज किससे मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैच कर रहा है। मास किससे मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मास से मैच कर रहा है। इसका मतलब बीटा पार्टिकल क्या है बेटा, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। जैसे अल्फा पार्टिकल क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल था हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का आइटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस। क्यों, अल्फा पार्टिकल का जो मास था वो हीलियम के मास से मैच कर गया था, 4mu आ गया था। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज था वो हीलियम के न्यूक्लियस से मैच कर गया था। चार्ज कितना आया था उसका, +2p या +2e, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, चलो ओके डन। ये वाली कहानी पूरी दिमाग में सही से सेट हो गई है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके थे। जो मैंने ऐसे बोल्ड किया ना, जो मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर आप चाहें तो बाकायदा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, तुम्हारे ही फायदे की चीज है। चलो बहुत शानदार बेटा, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा।
अब यहाँ पे क्या है, रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, अच्छा रेंज की भी तो बात हुई थी, तो अल्फा का जो रेंज था ना वो क्या था, सिर्फ 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अल्फा का रेंज क्या आया था 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर इन एयर। और वहीं पे अच्छा एक और चीज बहुत शानदार सी बात तुमको बता रहा हूं, याद जरा कर लेना, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी का रेंज आया था, मैंने बताया था 7 का टेबल चलने वाला है, ठीक है, तो एक काम करो जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, वीडियो को पीछे मत करना, चीटिंग नहीं, वीडियो को पीछे मत करना, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो जल्दी से जाकर के कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पिन मत करिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या होगा अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ठीक है, बता चुका था क्या था, कर दिया काम। चलो वापस आ जाओ, अब आपने जब वीडियो को वापस से प्ले करा तो आपको जरा ज्ञान दे दिया जाए। 1.4 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड से लेकर के 2.1 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड तक ये होता है वेलोसिटी का रेंज फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जब बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो 33% से 99% तक का वेलोसिटी का रेंज होता है। उसके बाद वो वेलोसिटी का रेंज होता है और ये डिस्टेंस ट्रैवलिंग का रेंज है। अल्फा पार्टिकल महज 3 से 8 सेंटीमीटर ट्रैवल कर पा रहे थे, वहीं जो बीटा पार्टिकल होता है उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज होता है सेवरल मीटर्स। बीटा पार्टिकल्स का रेंज क्या होता है, बीटा का रेंज होता है सेवरल मीटर्स, कुछ मीटर्स की दूरियों तक वो ट्रैवल कर जाते हैं एयर में, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ऑब्वियसली दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। क्यों बेटा, बिकॉज बीटा पार्टिकल जो होता है इसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव का होता है, तो अगर नेगेटिव का है तो दिस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दिस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। अब जरा एक बात और सुनिएगा, जब मैंने डायग्राम बनाया था तो वहां पे क्या था कि अल्फा पार्टिकल बहुत दूर जा करके डिफ्लेक्ट हो रहे थे और बीटा पार्टिकल बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका रीजन क्या था कि बीटा पार्टिकल इज अ लाइट पार्टिकल, लाइट मतलब लेस मास, कहीं तुम लाइट का मतलब वो लाइट ना समझ लो, ठीक है, लेस मास पार्टिकल, लाइट पार्टिकल है, तो अगर इसका मास बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जिसका मास बहुत कम होता है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, जिसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। बीटा पार्टिकल्स का मास बड़ा कम होता है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या, मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, डन, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है। तो दे आर डिफ्लेक्टेड, ओके, डन डन डन। अब एक काम करते हैं, बात है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस के ऊपर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा जो है ना, ये एक तरह से जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा बेसिक है वो समाप्त हो जाएगा, पक्का दिमाग में पूरा क्लियर होते हुए चल रहा है। तो रेडियो एक्टिव के लिए मैंने क्या बोल के रखा हुआ था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कैसे बनता है, जब मास नंबर ज्यादा हो जाएगा तो जो प्रोटॉनिक रिपल्शंस है, जो म्यूचुअल इंटर प्रोटॉनिक रिपल्शंस है, वो रिपल्शंस बढ़ जाएंगे। जब रिपल्शंस बढ़ जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है न्यूक्लियस की वो घट जाएगी, और जब न्यूक्लियस सही से बाइंड नहीं कर पाएगा, ढंग से बाइंड नहीं कर पाएगा, किसको बाइंड करना था भैया, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, जब सही से बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर वहां पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन। और जब डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का तो वहां से होता है रेडिएशंस का एमिशन, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट जब होगा न्यूक्लियस तो एमिशन होगा रेडिएशंस का, एमिशन ऑफ रेडिएशंस। जब डिसइंटीग्रेट होगा न्यूक्लियस तो फिर एमिट करेगा वो बहुत सारे भर भर के रेडिएशंस। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और जब वो रेडिएशंस को एमिट करेगा तो वो जो रेडिएशंस होते हैं वो दरअसल 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। जो रेडिएशंस होते हैं बेटा वो होते हैं दरअसल 3 तरह के रेडिएशंस, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। और वो रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये सब मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया आप लोग के लिए, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो अल्फा होता है इसकी लीस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी, अल्फा जो है इसका लीस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी, और जो गामा होता है इसका होता है बेटा मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी। गामा जो होता है इसका होता है मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी, गामा के पास होता है बेटा मैक्सिमम पेनिट्रेशन कैपेसिटी। ये वाली पूरी कहानी क्लियर है दिमाग में, चलो अब जरा आ जाए। तो गामा की खास बात क्या होती है, तो पहली बात तो ये कि गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड।
बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है भाई, आपने अगर आपको याद हो तो एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगी हुई थी, एक तरफ पॉजिटिव की प्लेट लगी हुई थी। अल्फा पार्टिकल जाके चिपक गए किसमें, नेगेटिव वाले में, तो वहां से हमने क्या कंक्लूड करा कि भैया अल्फा के पास तो चार्ज होगा पॉजिटिव का। उसके बाद बीटा वाले फट से जाकर के कहां चिपक गए, वो चिपक गए पॉजिटिव वाली प्लेट में। इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि बीटा के पास तो चार्ज क्या रहा होगा, नेगेटिव का रहा होगा। आई पूरी बात समझ की नहीं आ गई। बट गामा जो थे वो सीधे पास कर गए, दे आर नाइदर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द प्लेट नॉट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। सो दे आर बेसिकली नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, शोइंग दैट दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। कोई मसला, कोई परेशानी, पक्का श्योर। उसके बाद द रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज जीरो। ठीक है, गामा रे फोटोन का जो रेस्ट मास है ना, दिस इज जीरो। द रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज जीरो। अब सर ये रेस्ट मास के लिए क्या मसला होता है, तो बेटा यहाँ पे ना एक इक्वेशन थी इक्वल टू mc स्क्वायर, उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस को इस प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। मैं आपको जरा सा एक इक्वेशन अभी दे देता हूँ ताकि आपका दिमाग में ना वो, अगर ये फंडा आ रहा है कि रेस्ट मास होता क्या है, कहीं देखा है क्या, तो जी हाँ, हमने पढ़ा के रखा हुआ है। ये होता है बेटा m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे एम नॉट जो है ना वो होता है रेस्ट मास। एम नॉट क्या होता है, ये होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास नाम से ही क्लियर है, जब बॉडी रेस्ट पर है तो जो मास है उसका वो होगा रेस्ट मास। ठीक है, उसके बाद m क्या होगा, m इज द वेरिएबल मास। ठीक है, m इज द वेरिएबल मास। अब सर ये वेरिएबल मास क्या है, मास वेरी भी करता है क्या, तो जी हाँ, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर कोई बॉडी इतनी स्पीड से भागे, जो छोटी मोटी स्पीड नहीं है, वो इतनी स्पीड से भागे विच स्पीड या विच वेलोसिटी इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर कोई बॉडी, अगर कोई पार्टिकल इतनी स्पीड से भाग रहा है कि वो जो स्पीड है ना दैट इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो तब जाकर के उस बॉडी का जो मास है वो चेंज हो सकता है और बढ़ सकता है बेसिकली। तो वो कैसा, जो वेरिएबल होगा ना, जो मास वेरी करेगा, वो आप निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, और यहाँ पे इस बात का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो वेलोसिटी है कोई थोड़ी बहुत वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, कल को फिर तुम बोल दो कि एक काम करता हूं ना जब मैं बाइक चला रहा होता हूं तो क्या मेरा मास भी वेरी करता है, अरे नहीं भाई, जब तुम बाइक चला रहे हो तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कहीं से कहीं तक, तुम बाइक की अगर टॉप स्पीड पर भी हो ना तो भी जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो कहीं से कहीं तक कंपेरेबल नहीं है टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर जो v आता है ना, दिस इज द वेलोसिटी, this is the velocity which is basically comparable to the velocity of light. This is the velocity which is basically comparable to the velocity of light in vacuum, which is basically comparable to the velocity of light in vacuum, which is basically comparable to velocity of light in vacuum. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का डन है। ठीक है, और यहाँ पे c तो आप जानते ही हैं, c itself is the velocity of light in vacuum. C itself is the velocity of light in vacuum. C itself is the velocity of light in vacuum. C का मतलब होता है 3, मतलब C की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर जो m आ रहा है ना, दिस इज द वेरिएबल मास। यहां पर जो m आया दिस इज द वेरिएबल मास, और m नॉट क्या हो गया, रेस्ट मास। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गामा रेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। भाई जब आपको स्पीड ऑफ लाइट की बातचीत करनी है तो आपको तीनों का स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो याद होना चाहिए। ठीक है, तीनों का स्पीड ऑफ लाइट नहीं, तीनों का स्पीड आपको होना चाहिए यार। ठीक है, अल्फा का जो स्पीड था वो क्या था, 1.4 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड से लेकर के 2.1 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड। बीटा का जो रेंज था वेलोसिटी का वो था 33% से लेकर के 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और उसके बाद जो गामा होता है उसकी जो स्पीड होती है वो स्वयं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, बिकॉज गामा इज बेसिकली वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अरे जो बोला वही लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द वेवलेंथ ऑफ गामा रे फोटोन इज स्मॉलर देन दैट कंपेयर टू एक्स रेज। एक्स रेज का वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होता है, गामा का वेवलेंथ बहुत कम होता है। गामा का वेवलेंथ क्यों कम होता है, गामा की फ्रीक्वेंसी बहुत जबरदस्त होती है ना भाई। अपने पास देखो यार, जो वेव्स है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा,
रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी अल्ट्रावायलेट, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी, एक्सरे और गामा, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी एक्सरे गामा रे। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना बेटा, ये दरअसल ऑर्डर किसका है पता है? ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। ये जो मैंने ऑर्डर बना के रखा है ना, ये ऑर्डर है दरअसल इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ये कहने से हमारा मतलब ये है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ये कहने से हमारा मतलब ये है कि सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो की होती है और सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा की होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का हो गया। लेकिन आप एक बात समझ जाए पहली फुर्सत में, वो बात क्या होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज बेसिकली वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं लाइट की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब जरा गौर करना, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा? सी ओवर लैम्डा। अब सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट ही होता है ना। अरे सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वैल्यू पता है उसकी यार, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप सिंपल कह सकते हैं कि अच्छा बेटा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंक्लूजन निकाला है आपने कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। तो गामा का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है, गामा का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है, तो गामा का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे लोएस्ट होगा। गामा का जो वेवलेंथ होगा सबसे लोएस्ट होगा। वहीं रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लो है, तो इसका वेवलेंथ सबसे हाई होगा। तो ये वाला हाई वेवलेंथ और नीचे आते 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 लो वेवलेंथ, मतलब डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो जो ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होता है वही ऑर्डर डिक्रीजिंग वेवलेंथ का होता है। जो ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होता है वही ऑर्डर डिक्रीजिंग वेवलेंथ का होता है। तो पहला क्या है? रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी एक्सरे और गामा रे। याद रखो इस बारे में कि गामा रेस की ना जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अपने पास ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कैसा परपेंडिकुलर है बेटा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी भी है और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी भी है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना वो दरअसल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आई वाली पूरी बात समझ में? तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गामा इज वन ऑफ द ईएम वेव, गामा इज वन ऑफ द ईएम वेव। तो इनकी वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। लाइट भी क्या होता है? लाइट भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया हो गया हो गया, चलो गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। अब जरा देख लिया जाए कि यार ईएम वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये बना दिया अपन ने एक्सिस, ये बना दिया अपन ने एक्सिस। तो होता क्या है बेटा, जरा गौर फरमाना अच्छे से। ठीक है, यहां मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। मान ले कि ऐसा कौन वेरी कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ना तो इसका जो पूरा वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनाएंगे अपन। देखो ऊपर जा रहा है, मतलब ये इस बोर्ड के प्लेन में ही मूव कर रहा है। आई बात समझ में? ये ना इस बोर्ड के प्लेन में ही मूव कर रहा है। इसको नीचे आने दो, नीचे आने दो, नीचे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने पास था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ये अपने पास क्या था बेटा, ये मान लेते हैं अपन कि ये अपने पास था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अब ऐसे ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन कलर को चेंज कर लेते हैं। अब बेटा इसका जो वेरिएशन था ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो दरअसल इस बोर्ड के प्लेन के पहले बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है, अगर आप बात समझ रहे हैं मेरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन में वेरी कर रही है, ठीक है। सो जो दोनों प्लेन्स है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बाकायदा, ठीक है। एक प्लेन ये वाला है और एक प्लेन ऐसा वाला है, आ गया समझ में पूरा। तो इसका वेरिएशन के लिए अपन एक काम करें, शानदार, गजब, ठीक है। तो ये जो अपन ने बना के रखा है, दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपने पास हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बट एक और बात है कि ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, किसके पता है, बाय डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन तो इस तरफ हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, और ये सब के परपेंडिकुलर कौन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस तरफ वेव जा रही है, ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द this is perpendicular to the direction of wave propagation. This is basically perpendicular to the direction of the wave propagation. It's as simple as that. यहाँ तक कोई परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ तो नहीं है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हो। जल्दी करना बेटा, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो गजब, मजा आ गया, निपटा दें इसको अब, ठीक है। तो हम गामा की बात कर रहे थे, गामा से वहां पहुंच गए थे, ठीक है। बिकॉज गामा कैसा होता है, यहाँ पे लिखा था ना कि गामा जो होता है, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज, ठीक है। और मैंने बता दिया था कि भाई एक्स रेज का वेवलेंथ ज्यादा होगा बिकॉज गामा का तो सबसे कम होता है, ठीक है। तो मैं किसी का भी नाम ले लूं, उसका वेवलेंथ जो है वो गामा से तो ज्यादा ही होगा बिकॉज गामा का होता है लीस्ट वेवलेंथ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। गामा रेज हैव वेरी लार्ज पेनिट्रेशन पावर, या इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे एक तरफा पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है किसकी, गामा की। दे कैन पास थ्रू सेवरल सेंटीमीटर ऑफ आयरन एंड लेड, ठीक है भाई। एयर में अल्फा पार्टिकल पास करता है 3 से 8 सेंटीमीटर, उसके बाद एयर में जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो सेवरल मीटर ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गामा है ना, वो एयर छोड़ो भैया, आयरन या लेड के ब्लॉक के अंदर ट्रैवल कर जाएगा अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस लेवल की पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है गामा की। गामा रेस कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस, गामा रेस के कारण न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होते हैं, करवाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो। तो ये अपन गामा की बात कर रहे थे, और यहां पे आपका अल्फा, बीटा, गामा तीनों खत्म हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी का पूरा प्रोसेस आपको सही से डिलीवर कर दिया गया है। पूरा मैंने बताया कि एग्जैक्टली कैसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लिया अनस्टेबल होता है तो होता क्यों है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, न्यूक्लियस का जो फिजन होता है, जो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स के सहारे, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरह से समझ में आ गई होगी। आपने नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स बनाने में बिल्कुल भी गलती मत करना। लेक्चर में जो भी सीखा है उसको तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज बाद में वो चीजें मिलती नहीं है, फिर काम खराब हो जाता है। आया समझ, चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो अब इसको कहीं पे खत्म करते हो। जैसा आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोग को, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।